सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। आज उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव और काउंटिंग के बाद उन्हें निर्वाचित घोषित किया गया। चुनाव पर अगर निगाह डालें तो कुल 767 सांसदों ने मतदान किया, जिसमें से 15 वोट इनवैलिड हुए और 300 वोट इंडी गठबंधन के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी को मिला, तो वहीं 452 वोट सीपी राधाकृष्णन को मिला और वो विजयी घोषित किए गए। बताया जा रहा है कि लगभग 20 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग किया, उसमें शिवसेना और डीएमके के सांसद हो सकते हैं। ये चुनाव अपने आप में काफी रोचक रहा, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जबरदस्त लामबंदी और राजनीतिक घेराबंदी की गई थी। हालांकि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के जीतने की पूरी संभावना थी और ये भी संभावना जताई जा रही थी कि शायद इस बार क्रॉस वोटिंग न हो, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं उससे साफ जाहिर है कि लगभग 20 सांसदों ने अपनी अंतरात्मा के आवाज पर वोट इसमें किया है और जो परिणाम सामने आ गया है। 752 वोट वैलिड पाए गए और 15 इनवैलिड हुए। मैं पीसी मोदी उपराष्ट्रपति निर्वाचन 2025 के निर्वाचन अधिकारी एतद द्वारा घोषित करता हूं कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। और इसके बारे में जानकारी ये आ रही है कि इंडी गठबंधन के ही तमाम सांसदों के वोट इनवैलिड हुए हैं। तो अब सीपी राधाकृष्णन के सामने ये चुनौती होगी कि वो किस तरीके से राज्यसभा की कार्रवाई को अब चलाते हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी के ऊपर विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है। सहयोगी विकास राय के साथ विकास चंद्र, निज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। काठमांडू में फ्री स्पीच के नाम पर शुरू हुआ आंदोलन अब गृह युद्ध में तब्दील हो चुका है। संसद भवन जल चुका है और साथ में राष्ट्रपति भवन में भी आग लगी हुई है। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, वित्त मंत्री को घर के बाहर सड़क पर पीटा गया और कई लोगों फिलहाल अंडरग्राउंड हो चुके हैं मंत्रिमंडल के अगर लिहाज से बात करें। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली में मंडी हाउस के करीब नेपाल दूतावास के बाहर ही मौजूद है और इनपुट आया है, खुफिया इनपुट केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर दिल्ली पुलिस के पास इस बात की खुफिया सूचना है कि हो सकता है कि प्रदर्शन की लपटें राजधानी दिल्ली में नेपाल की एम्बेसी के बाहर भी नजर आए और यही वजह है कि अब सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज़्यादा मजबूत कर दी गई है, क्योंकि नेपाल दूतावास ऐसा दूतावास है जहां आमतौर पर सुरक्षा होती ही नहीं थी। लेकिन इससे पहले हमने देखा था बांग्लादेश, उसके पहले पाकिस्तान और उससे पहले श्रीलंका में भी ऐसे ही हालात बने थे। तख्ता पलट हुआ था जिसके पीछे डीप स्टेट से लेकर के और कई चीज़ें निकल के आई हैं। ऐसे में दिल्ली में एम्बेसी जो है नेपाल की, वहाँ सुरक्षा को लेकर के कोई चूक ना हो, यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की मौजूदगी है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है पैरामिलिट्री फोर्सेस भी नेपाल दूतावास की सुरक्षा में मुस्तैद हो जाए। उड़ीसा पुलिस ने राजीव गांधी फाउंडेशन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का ब्यौरा मांगा है। उड़ीसा पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जो भेजा है राजीव गांधी फाउंडेशन को, उसमें ये भी लिखा गया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन पर आरोप हैं कि उन्होंने चीनी फंडिंग ली है। साथ ही साथ आरोप ये भी हैं कि जाकिर नायक ने भी राजीव गांधी फाउंडेशन में डोनेशन किया है। साथ ही साथ ये भी आरोप लगाए गए हैं कि 2005-06 में ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थे वो राजीव गांधी फाउंडेशन से राहुल गांधी और सोनिया गांधी, गांधी परिवार ने निजी इस्तेमाल के लिए उपयोग किया है। इन आरोपों को जोड़कर एक नोटिस राजीव गांधी फाउंडेशन को भेजा गया है। दरअसल ये मामला 7 फरवरी 2025 से शुरू होता है, जब एक शिकायत दर्ज होती है उनके खिलाफ उड़ीसा के झारसुगुड़ा में। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत में ये लिखते हैं कि राहुल गांधी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाजपा जो और आरएसएस के खिलाफ सिर्फ लड़ाई नहीं है बल्कि लड़ाई भारत के खिलाफ भी है। ये आरोप शिकायतकर्ता ने लगाया एफआईआर में। एफआईआर दर्ज हुई और अब राजीव गांधी फाउंडेशन को नोटिस भेजकर उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ब्यौरा मांगा गया है। अब देखना ये होगा
कि ये पूरा का पूरा मामला कहां जाकर पहुंचता है। अब देखना ये भी होगा कि राजनीतिक हलचल इससे कितनी मचती है और इसमें आगे की जांच में क्या क्या निकल कर आता है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों राम स्वरूप डिग्री कॉलेज में लाठी चार्ज का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां लाठी चार्ज के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया और इसके बाद जो दोषी पुलिसकर्मी थे उन पर कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात करके छात्राओं की समस्या और छात्रों की समस्या सुनी, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम पार्टी के पदाधिकारी भी एबीवीपी संगठन के पक्ष में उतरते नजर आए। मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद ये तय कर लिया गया कि अब जो भी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है सभी इस बात की जांच की जाएगी कि क्या वो जिन डिग्रियों में एडमिशन ले रहे हैं उनके पास डिग्री लेने का राइट है कि नहीं है। इसको लिखकर एक कमेटी बनाई जाएगी, सभी जनपदों में ये जांच करेगी और जांच करने के बाद रिपोर्ट पेश करेगी। इसके पीछे मकसद ये है कि किसी भी छात्र का भविष्य खराब ना हो। इसको लेकर अखिलेश यादव ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा है जिस तरह से वोट की जांच कराई जा रही है उसी तरह से अब यूनिवर्सिटी की जांच कराई जा रही है। हालांकि जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि कितनी वित्तीय गड़बड़ी इन यूनिवर्सिटियों में हो रही है और इनके जो वाइस चांसलर हैं उनकी नियुक्तियां कैसे हो रही हैं। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले में सरकार पर तंज कसा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। राजधानी दिल्ली में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और लंबे समय तक अगर आप गर्मी में रहते हैं तो इससे आपके शरीर को भारी नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। लगातार इसको लेकर ही अब ग्रीन पीस इंडिया ने एक स्टडी की है जिसमें ये पाया है कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मनु सिंह, जो कि जाने माने पर्यावरणविद हैं। सर, सबसे पहले ये क्या रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में क्या अहम बातें और दिल्ली वासियों के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण? देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना है कि जो मौतों का आंकड़ा जो ग्रीष्मता की वजह से यानी ताप की वजह से होता था वो पिछले सालों में तुलनात्मक दृष्टि से हम देख रहे हैं कि लगभग दुगना हो गया, बल्कि दुगने से भी अधिक हो गया। इसका जो मतलब है वो ये है कि ना केवल ग्रीष्मता जो है वो और ज़्यादा आक्रामक हो गई है, बल्कि अवधि जो है वो बढ़ गई है। अब हमारा जो शरीर है वो इस प्रकार से बना है कि कुछ देर तक की तो अवधि ग्रीष्मता की जो जैसे हम पहले देखते हैं अप्रैल मई जून उसको झेलती है, लेकिन जब वो ज़्यादा अवधि बढ़ जाती है और आप अभी भी देख रहे हैं कि इस सितंबर में भी जो गर्मी है वो बहुत अधिक है, तो हमारा शरीर जो है उससे एक तरह से सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाता और जब वो नहीं कर पाता तो हृदय गति जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है, जिसे हम पैल्पिटेशन कहते हैं। इस तरीके से तापमान लगातार बढ़ रहा है तो आने वाले दिनों में ये समस्या जो है वो कड़ा रूप ले सकती है और कई परेशानियां जो हैं लोगों के लिए बढ़ सकती है। वो केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहेंगी, वो हर जनसंख्या वर्ग जो है, हर आयु वर्ग जो है उसको भी परेशान करेंगी। तो आने वाले दिनों में मुसीबत जो है वो और बढ़ सकती है। स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी एनएचएम का लगातार प्रदर्शन चल रहा है, 22 दिन से भी अधिक हो गया है। इनका हड़ताल अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर लगातार जारी। आप देख सकते हो पिकरी तालाब में लोग पहुंचे हैं और जल सत्याग्रह कर रहे हैं। यहाँ पे तालाब के नीचे, तालाब के अंदर घुसे हुए हैं और इनका साफ कहना है कि आप हमारी मांगे पूरी कीजिए वरना ये हड़ताल लगातार चलता रहेगा। हमारे साथ में कुछ लोग हैं। सर, ये बताइए, अभी सत्याग्रह चल रहा है, लगातार 22 दिन पूरा हो गया है, आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति हमारी यही है, सर्वविदित है, अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग आगे जो है वो और राज्य स्तर की ओर कूच करेंगे। पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है। राज्य सरकार जो है ये जो कमेटी का जो खेल करके परपंच कर रहा है मीडिया के माध्यम से और आम जनों को गुमराह कर रहा है, तो ये खेल खेलना बंद करे। हम भी उनके कर्मचारी और हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार न करे। हम आप जो वायदे किए हो हम उन्हीं वायदों को आपसे मांग रहे हैं, जो 10 सूत्री मांगे हैं, पहला नियमितीकरण, दूसरा ग्रेड पे। आप शीघ्र जो है महोदय जी आप ग्रेड पे और नियमितीकरण दे दीजिए। हम आज अपनी कार्यस्थल में हम चले जाएंगे। हमें भी पीड़ा हमारे जो आम जन है और जो मरीज है उनके प्रति। देखिए, इनका जल सत्याग्रह चालू है और जिलाध्यक्ष पूरन दास जी है। ये बताइए कि अब मीडिया में बात आ रही है कि उन्होंने 5 मांगे आप लोग की मान लिए, तो क्या प्रदर्शन बंद रहा होगा आपका? ये पूरा जानकारी भ्रामक है और अत्यंत गलत है। ऐसे कोई हमारी 5 मांगे पूरा नहीं हुआ है, नहीं कोई आदेश जारी हुआ है। सरकार और उनके लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि यदि ये आंदोलन आगे और चलेगा और हम लोग
एक दो दिन में जेल भरो आंदोलन करेंगे। लगातार जो सरकार ने वादा किया था अभी तक पूरा नहीं हुआ है, 22 दिन से भी ऊपर हो गया है इनको हड़ताल में बैठे हुए। इसी के साथ में बेमेतरा जिले के साथ में प्रदेश में 16,000 जो कर्मचारी है वो हड़ताल पे चले गए हैं, जिसके बाद में स्वास्थ्य सेवा बदहाल होते नजर आ रहा है। कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र में 400 से अधिक मुर्गियों को मारने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बिल्हौर थाना क्षेत्र के गोहलियापुर गांव में 2 दबंगों ने रॉड जिस पर तार लपटा हुआ था वो लेकर एक मुर्गी फार्म में गए, जहां पर मुर्गियों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मुर्गियों को इतना पीटा कि 400 से अधिक मुर्गियां मर गईं, जिसके बाद जो पूरे क्षेत्र में सनसनी सी फैल गई। फिलहाल जब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी बताए जाते हैं कि दबंग किस्म के हैं, इससे पहले भी इस तरीके की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने मुर्गियों का पोस्टमार्टम कराया है। पोस्टमार्टम कराने के बाद जो भी आगे की विधिक कार्रवाई है वो करने की बात कर रही है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो आरोपी हैं वो उसी दिन तत्काल गिरफ्तारी उनकी हो गई थी। इसमें और साइंटिफिक एविडेंस हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं कि कैसे ये घटना घटी है। बेसिकली ये गांव की रंजिश का मामला है। गाड़ी आगे पीछे करने को रंजिश थी, उसी में जिनकी मुर्गी फार्म है उनको ये शंका थी कि इन्होंने ये घटना कारित की होगी। तो हम लोग साइंटिफिक एविडेंस भी इकट्ठा कर रहे हैं। इसमें अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। न्यूज स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट ताशिफ के साथ अनिल कुमार, कानपुर। पंजाब के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं अमृतसर की बात की जाए तो अमृतसर के साथ लगते गांव पूरी तरह के साथ बाढ़ के साथ प्रभावित हुए हैं। हम इस वक्त अमृतसर में हैं। आपको लग रहा है जिस तरह के साथ हम किसी रेत के टापू पर खड़े हों, लेकिन ये रेत का टापू नहीं, किसानों की खेत है। किसानों की खेत में रावी दरिया की पानी आ जाने से इतनी ज्यादा रेत आ चुकी है कि यहाँ पर 5-5, 6-6 फुट जो है वो रेत जमा हो चुकी है। और मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि दूर दूर तक जो है रेत ही रेत नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर किसी रेत का कोई टापू हो, जिस तरह के साथ आसपास रेत ही रेत जो है वो नजर आ रही है। और दूर दूर तक ऐसे ही हालात हैं। चारों ओर जो रेत है वो यहाँ पर जमा हो चुकी है। और सामने गांव नंगलसोल है, वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। और ये रेत के साथ ही आपको किसानों की मेहनत करके बोई हुई फसल जो है वो दिखाई दे रही है कि किस तरह के साथ किसानों ने ये अपनी फसल जो है वो वहाँ पर जो बोई थी। लेकिन अब ये जो रेत के कारण किसानों की पकी हुई जो फसल है वो पूरी तरह के साथ खराब हो चुकी है। और ये देखिए किसानों की मेहनत जो है वो रेत में आपको दिखाई दे रही है। हालांकि पकी हुई फसल है, आने वाले 15 से 20 दिनों में किसानों ने ये जो अपनी फसल है इसकी कटाई करनी थी। लेकिन अब जिस तरह के साथ बाढ़ के साथ यहाँ पर 10-10 फुट पानी आ गया था, उसी के साथ यहाँ पर करीब 5 से 7 फीट जो बताया जा रहा है कि रेत यहाँ पर आ गई है। और किसानों की फसल पूरी तरह के साथ तबाह हो चुकी है। हालांकि किसानों के जो खेत हैं, जो कहीं जहाँ पर कहीं फसल उगाई जाती थी, अब वो कहीं ना कहीं रेत के टापू में जो है वो बदल चुके हैं। रावी दरिया ने अमृतसर के आसपास के जो गांव हैं उनमें बड़े स्तर पर तबाही मचाई हुई है। घरों की बात की जाए तो घर पूरी तरह के साथ बिखर चुके हैं। किसानों की फसलें पूरी तरह के साथ तबाह हो चुकी हैं। और वहीं जो सीड्स की फैक्ट्री की बात की जाए तो उसमें भी बड़े स्तर पर जो है वो नुकसान हुआ है। हम अमृतसर के एक गांव में मौजूद हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि ये एक सीड्स की फैक्ट्री है, उसके किस तरह के हालात हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस दिन बाढ़ आई थी तो यहाँ पर करीब 3-3, 4-4 फीट जो है वो पानी यहाँ पर आ गया था। और ये पूरी तरह के साथ ये जो सीड्स हैं वो तबाह हो चुके हैं। और ये जो सीड्स की फैक्ट्री है, यहाँ से पंजाब और यूपी, उत्तर प्रदेश में ये सीड्स जाते थे। पर ये आप देख सकते हैं कि पूरी तरह के साथ ये जो सीड्स थे जिसको किसानों ने अपने खेतों में उगाना था वो पूरी तरह के साथ जो है वो मिट्टी हो गए हैं। बड़े स्तर पर जो है बाढ़ ने हालांकि नुकसान किया है। और इन किसानों के साथ बातचीत भी करते हैं कि किस तरह के साथ उनका नुकसान हुआ है। हालांकि जिस तरह के साथ बताया जा रहा है कि कई हजार बैग्स यहाँ पर पड़े सीड्स की फैक्ट्री थी। और कितना नुकसान जो है आपका हुआ? सर, हम सर्टिफाइड और फाउंडेशन सीड का काम करते थे और हमारे पास बैग जो पड़े थे 32,000 के आसपास बैग था हमारे पास। तो उसमें से 10,000 के आसपास का वो डैमेज हो गया पूरा
जो आपने देखा है डिस्कलर और उसका पूरा वेस्ट हो गया पूरा मटेरियल। बाढ़ ने जहां गांव में किसानों की फसलों को पूरी तरह के साथ तबाह किया है, और वहीं ये एक सीड्स की फैक्ट्री है जहां पंजाब और उत्तर प्रदेश में यहाँ से सीड्स जो है वो जाता था, और बाढ़ के करीब 3 से 4 फीट पानी ने पूरी तरह के साथ जहां पर जो है तबाही मचाई हुई है। करीब 1.5 करोड़ रुपए के जो सीड्स हैं वो पूरी तरह के साथ तबाह हो चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल शर्मा के साथ पंकज मल्ली, अमृतसर अजनाला। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। नरौरा और हरिद्वार से लगातार पिछले दिनों पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से जो गंगा का जलस्तर है कानपुर में चेतावनी बिंदु को क्रॉस कर चुका है। वहीं इसको लेकर जो कानपुर के आसपास जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें बाढ़ की संभावना जताई जाने लगी हैं। वहीं कुछ गांव ऐसे हैं जो कि बाढ़ से पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। इस वक्त खड़े हैं हम कानपुर के भोपालपुरवा गांव में। आप देख सकते हैं कि जो गांव की स्थिति है पूरी तरीके से जो घर है वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। आधे घर जो है वो डूब चुके हैं। आपको बता दें कि जो कानपुर के जो गंगा के किनारे लगभग 18 गाँव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। घरों तक पानी पहुँच गया है, लोग गाँव से पलायन करना शुरू कर चुके हैं। आपसे लगातार पानी बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों की समस्याएं कहीं ना कहीं बढ़ रही है। फिलहाल जो प्रशासन है, प्रशासन का दावा है कि जो गांव ग्रामवासी हैं उनके लिए 50 प्रकार की व्यवस्थाएं करा जा रही, लेकिन जो जमीनी स्तर पे है ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लगभग जो ये गांव है, गांव के जो गांव में किसान है लगभग 2000 बीघा खेती जो है वो भी नुकसान की हो चुकी है। लेकिन फिलहाल जो प्रशासन के दावे हैं कहीं ना कहीं खोखले नजर आते हुए दिख रहे हैं। न्यूज स्टेट के लिए ब्यूरो ताशिफ के साथ अनिल कुमार, कानपुर। यमुना का जल स्तर लगातार कल तक बढ़ रहा था, लेकिन आज 3 सेंटीमीटर की कमी आई है। ब्रजवासियों के लिए थोड़ी सी राहत की बात है, लेकिन यमुना अभी भी 1 मीटर 53 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस समय हम VIP रोड पर हैं, जो बांके बिहारी जाने वाला रास्ता है। ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो लोग हैं वो या तो पैदल पानी में होकर बांके बिहारी मंदिर पहुंच रहे हैं या फिर नावों के जरिए। यही दृश्य पीछे की तरफ है, कई नावें लगी हुई है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनकी तादाद जो वृंदावन आने वाली थी उसमें काफी कमी दिखाई दी है। लोग काफी परेशान हैं। यहाँ के जो आसपास के दुकानदार हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि लगातार बाढ़ के प्रकोप से यहाँ का जो दुकानदारी है वो भी पूरी तरह प्रभावित हुई है। तो हमारे साथ ये लोग हैं, आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, इतना पानी भरा पड़ा है कि कोई जवाब नहीं है। तो क्या परिक्रमा देने आए थे या बिहारी जी के दर्शन करने? बिहारी जी के दर्शन करने आए थे, थोड़ा जमुना देखने आ गए थे, इसलिए पैसे मांग रहे हैं नाव वाले। कितने पैसे मांग रहे हैं बिहारी जी? 200 रुपए बिहारी जी तक। 1 किलोमीटर जाने के 200 रुपए। पानी ज्यादा है ना, पानी की तादाद काफी ज्यादा। तो आप कैसे जाओगे बाकी बिहारी दर्शन करने? अब तो यहीं से कर रहे हैं दर्शन, और क्या करें। आगे वृंदावन की नगरी में तो दर्शन ही है, मुझे मान लो बाकी बिहारी यहीं से हाथ जोड़ देंगे। पानी का स्तर ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए कोई दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो कब से चला रहे हो आप स्टीमर, या कितने दिन हो गए आप? हमको 4 दिन हो गए यहाँ पे चला। तो कहाँ से कहाँ तक चला रहे हैं आप लोग स्टीमर? यहाँ से हम बिहार जी तक चला रहे हो। तो कितने पैसे ले रहे हैं एक व्यक्ति से यहाँ से यहाँ तक? 100 रुपए सवारी लेते हैं। 1 किलोमीटर के 100 रुपए। भैया मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, जब कमा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। वृंदावन के हालात क्या, सब जगह के हालात खराब है। हाँ। पानी तो देखो मेरे हिसाब से सुंदक से लेके ये पूरी पट्टी में वहां तक पहुंच गया, राजपुर तक। केवल नीचे की। क्या प्रशासन की टीमें आ रही हैं मदद करने के लिए? प्रशासन की टीमें आ रही हैं। समाज सेवी, साधु संत और प्रशासन की टीम लगातार लोगों को राहत बचाव कार्य करने में जुटी है, और प्रशासन का कहना है लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आज के बाद जो यमुना का जल स्तर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, वृंदावन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।